हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का एग्जामिनेशन शेड्यूल से बहुत सारे बच्चे का हो गया है। आप लोग का बहुत सारा बच्चा ये कमेंट करके बताया था कि सर मेरा एग्जामिनेशन कल है, यानी 3 तारीख को। बहुत सारे बच्चे का एग्जामिनेशन यानी 4 तारीख को, 5 तारीख को, ऐसे आपको एग्जामिनेशन का शेड्यूल है। तो जो बच्चे हमारे परीक्षा दे चुके हैं वो आपको वेट करेंगे। किसका वेट करेंगे बेटा? मैथ्स टू ऑल मैं आपके लिए सीरीज ला रहा हूँ। मैथ्स टू ऑल सभी के लिए मैथ्स पढ़ाए जाएंगे, यानी आपको बेसिक सारे पढ़ाए जाएंगे। और बेसिक साइंस जो आपका है वो आपको बेसिक्स ऑफ साइंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों होंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका दोनों पार्ट होगा। और ये बेसिक्स ऑफ साइंस में आपका जो होगा वो लैंग्वेज ऑफ साइंस आपको बताया जाएगा। साइंस के भाषा को कैसे सीखेंगे, बहुत सारे वर्ड आते हैं उसको आप नहीं जानते हैं, मैं उसके विषय में समझाऊंगा। वो तो बात की चीज़ रही, लेकिन आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। जैसे ही आपके सारे मित्रजन का परीक्षा खत्म होगा वैसे ही आपको ये आ जाएगा। ये भी बेटा सब फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू चलेगा। जितने बच्चे हमारे अभी के सब्सक्रिप्शन में है मैं उसको सारा चीज़ कंटिन्यू दूंगा। केवल प्रमाण आपको दिखा देना होगा कि मैं सर इस रीजन और इस दरमियान का बच्चा हूँ जो आपने कमिटमेंट किया था कि हम लोग को फ्री में पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल फ्री में चलेगा। नो डाउट, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैथ्स टू ऑल और बेसिक ऑफ साइंस क्लास 12 के बच्चे के लिए मैं आप लोग के लिए क्लास 12 वाले जितने बच्चे हैं उसके लिए क्या लेके आ रहे हैं। तो जैसे इसका प्रिपरेशन करवा रहे हैं वैसे जितना भी होगा बता दीजिएगा बिल्कुल सिस्टम से। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायोलॉजी के फैकल्टी रहेंगे और आपको प्रॉपर वे से तैयारी करवाया जाएगा। 11th का भी कंटेंट आपका आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए टारगेट पॉलिटेक्निक के ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार के लिए आपको फिर एक प्रहार लेके आए हैं आपके बीच, और ये जबरदस्त प्रहार बेटा किसका होगा? तो कोरोना वायरस का होगा। किसका होगा? कोरोना वायरस का प्रहार हम करवाने वाले हैं, क्योंकि आज जिसका प्रहार हम करेंगे वो केमिस्ट्री का प्रहार होगा। तो आपको ब्रह्मास्त्र में केमिस्ट्री का प्रहार कैसे किया जाएगा वो अब पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेटा रुक जाओ, जरा ठहरो, अभी तो बाकी है कुछ। क्या बाकी है बेटा? अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये करना आप लोग को नहीं भूलना है। तो अब आप उम्मीद है कर लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा जरा इसको देख लिया जाए। और हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, क्या क्वेश्चन है? कहता है निम्नलिखित, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बेटा अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सोचेंगे, पहले अक्रिय गैस का पूरा जीवनी और जन्म कुंडली जान लेते हैं कि क्या होता है। तो जरा ध्यान से आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये बेटा अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस नाम से ही क्लियर है, अ प्लस क्रिय, यानी अक्रिय गैस वैसा गैस जो क्रियाशील न हो, वैसा गैस जो क्रियाशील न हो, जो क्रियाशील न हो, यानी जो क्रिया नहीं करता हो, क्रियाशील न हो, उसको अक्रिय गैस कहा जाता है। बिल्कुल, अब इसलिए आप जान गए होंगे ये अक्रिय गैस होते हैं। अक्रिय गैस बेटा हमारे पीरियोडिक टेबल में आपको पी ब्लॉक में पाया जाता है, पी ब्लॉक में पाया जाता है। और पी ब्लॉक के किस ग्रुप में पाया जाता है? तो वो पी ब्लॉक के बेटा 7-8A ग्रुप में पाया जाता है। किस ग्रुप में? तो आपका 8A ग्रुप जो पी ब्लॉक का होता है उस ग्रुप में आपको अक्रिय गैस पाए जाते हैं। अक्रिय गैस आपको 8A ग्रुप जो होगा उस ग्रुप में आपको पाया जाएगा। किस ग्रुप में पाया जाएगा? तो जो आपका 8A ग्रुप है इसमें आपको पाया जाता है। और इसको हम लोग इनर्ट ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? इनर्ट ग्रुप कहा जाता है। और इसी को हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। तो ये अक्रिय गैस है। कौन सब होता है तो वो मैं बता दूं बेटा, हीलियम होता है, आर्गन होता है, उसके बाद हीलियम के बाद थोड़ा सा ईरर है, इस ईरर को दूर करो। हीलियम के बाद नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है,
और रेडॉन होता है। ये सारे के सारे अक्रिय गैस के आपको एग्जाम्पल हैं। कैसे पहचानेंगे? तो इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है। इसका प्रॉपर्टी होता है क्या? अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा होगा। अंतिम कक्षा जो होगा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरा होगा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा होता है। अंतिम कक्षा में क्या होता है? तो आपका इलेक्ट्रॉन भरा होता है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आपका जो आएगा, तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन वो केवल हाइड्रोजन के लिए होता है, और बाद बाकी अंतिम कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अंतिम कक्षा में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कक्षा में आपको, क्योंकि ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कक्षा के आधार पर तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपको अक्रिय होते हैं। किसको छोड़कर? हीलियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो अंतिम कक्षा में हीलियम के आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो मात्र 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको हीलियम के अंतिम कक्षा में पाया जाता है। तो हीलियम रूल ऑफ डबलेट यानी द्वैक के नियम से अस्थायी होता है। बाद बाकी सारे के सारे गैसेज जो इनर्ट है वो आपको रूल ऑफ ऑक्टेट यानी अष्टक के नियम से अस्थायी होता है। अब आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। तो आपको ऑर्बिट वाइज जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसके लिए आपको फॉर्मूला होता है 2n²। पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? तो n के जगह पर 1 डाल देगा। दूसरा कक्षा में कितना? तो n के जगह पर 2 डाल देगा। ऐसे करके आप निकालते रहेंगे। और उसके बाद अब हम टू द पॉइंट आपके क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है? ये आपका मैग्नीशियम है बेटा, 12 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम है ये आपका क्या है? तो क्लोरीन है, 2 8 10 2 17 यानी 17 इलेक्ट्रॉन ये आपको क्लोरीन है। और ये आपको क्या है? तो आर्गन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन, अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा अंतिम कक्षा में रूल ऑफ ऑक्टेट से कौन अस्थायी हो जाएगा? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सबसे अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? जो सबसे अस्थायी है यानी सबसे ज़्यादा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सही है। सबसे अस्थायी कौन होता है? जो ऑक्टेट गैस का आता है, जिसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। ये सबसे ज़्यादा अस्थायी हो गया। वैसे ये एलिमेंट कौन सा होगा वो मैं आपको बता दूँ। ये 2 8 100 है, तो ये आपको सल्फर हो जाएगा, ये आपको क्लोरीन हो जाएगा, ये आपको फास्फोरस हो जाएगा 15, और ये आपको आर्गन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अस्थायी, अस्थायी मतलब क्या? जो नॉन रिएक्टिव होगा, जो अभिक्रिया करेगा ही नहीं, तो वो आपका कौन हो जाएगा? तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। कैमरा भी मेरा वेट करता है, ठीक है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वैद्युत धनात्मक यानी क्या कहता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसमें कौन है सबसे ज़्यादा वो आपको बताना है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसी के विषय में पूछा जा रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो बेटा जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स देगा, क्योंकि मेटल्स में गुण पाया जाता है, मेटल्स आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। धातु आपको इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। मैंने कई एक बार बताया है और पहले से बताते हैं कि मेटल्स आर बाय बर्थ इलेक्ट्रॉन डोनर। धातु का काम होता है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, इसलिए वो क्या होता है? वैद्युत धनात्मक होता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसके लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बड़ी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ये देगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 आ जाएगा, जो आपको आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा अस्थायी हो जाएगा। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा बेटा तो ये आपको ऋणात्मक हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन जब देता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है। तो ये आपको लेने का काम करेगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर 2 और 8 दिया हुआ है, 2 और 8 आपको दिया हुआ है, तो 2 और 8 ये न्यूट्रल हो जाएगा, न ये लेगा और न ही ये देगा। तो नहीं ये वैद्युत धनात्मक होगा, न ये ऋणात्मक होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन लेके ऋणात्मक बन जाएगा। ये आपका उदासीन रहेगा, 9 इलेक्ट्रॉन लेगा और नहीं इलेक्ट्रॉन देगा। और ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेने का काम करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ये लेगा तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लिया तो ऋणात्मक, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया ऋणात्मक, न ये लिया न दिया,
तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को दिया, वैसे ही आप ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देने के साथ ही ये आपका इलेक्ट्रॉन को देगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, कितने, तो एक इलेक्ट्रॉन को देगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को देगा तो वैद्युत धनात्मक ये हो जाएगा, वैद्युत धनात्मक हो जाएगा। कौन सा है एलिमेंट, तो ये बेटा आपका 2881 आपको दिया हुआ है, यानी टोटल को मिलाएगा तो 19 है। तो ये आपको पोटेशियम है। पोटेशियम आसानी से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और K+ में बदल जाता है और 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और ये आपका क्या आ गया, तो वैद्युत धनात्मक आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो यही आपका वैद्युत धनात्मक होता है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से ऐसा तत्व जो एक संयोजी होता है, जो एक संयोजी होता है, यानी कहता है कि संयोग करेगा, यानी एक संयोजी, यानी जिसकी संयोजी मतलब क्या, जिसका वैलेंसी एक हो, जिसका वैलेंसी क्या हो, एक हो, वैलेंसी आपका एक हो, यानी संयोजकता क्या हो, तो एक हो। तो आपको बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब का लिख के देखना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैग्नीशियम है, Mg हो गया, Mg का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसका लिखिएगा तो 2 8 और 2 हो जाएगा। ऑर्बिट वाइज दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपका बी में क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर आपका 8 होता है ऑक्सीजन का, तो इसका 2 और 6 हो गया। तीसरा आपका एल्युमिनियम दिया हुआ है, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 और 3 हो जाएगा। और उसके बाद सोडियम आ गया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सोडियम का 2 8 और 1 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर वाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही होंगे और संयोजकता भी एक ही होगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बराबर होगा। कब, जब वाह्यतम इलेक्ट्रॉन एक होगा तो वैलेंसी भी एक होगा, और जब वाह्यतम इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 होगा तो संयोजकता भी 2 होगा। जब वाह्यतम इलेक्ट्रॉन का संख्या आपको 3 होगा तो वैलेंसी भी 3 होगा, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 होगा तब जाके जो वैलेंसी है वो आपका संयोजकता क्या हो जाएगा, 4 रहेगा। लेकिन जब 5 हो जाएगा तो 8 में से घटा के निकालेंगे। तो आपका इन सब में देखिएगा, तो इन सब में आपको पता चलेगा। तो इन सब का हम क्या लिख देते हैं, तो इसको हम टेबल बना देते हैं, और प्रत्येक टेबल बना के आपको बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट कर देते हैं कि आज के बाद आपको ये समस्या नहीं रहना चाहिए। आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, वाह्यतम इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर वैलेंसी लिख देते हैं। वैलेंसी मतलब क्या, संयोजकता। संयोजकता या संयोजकता क्या है सो आपको हो गया, ठीक है। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी क्या, वाह्यतम इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, वाह्यतम इलेक्ट्रॉन। तो इसके वाह्यतम इलेक्ट्रॉन कौन होगा, तो अंतिम कक्षा तीसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है, वैलेंसी भी 2। इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी -2 हो जाएगा। 6 में से क्या करेंगे, -8 को घटाएंगे। जो वैलेंसी होगा उसमें से क्या करेंगे, इसको घटाने का काम करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से 6 में से 8 को घटा दीजिएगा, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो वैलेंसी भी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और वैलेंसी 1। तो संयोजकता 1 किसका आया, कहता है एक वैलेंसी होना चाहिए, तो एक वैलेंसी किसका है, इसका है। इसका वैलेंसी कितना है, यानी सोडियम का वैलेंसी 1 है। तो पूछ रहा था कि किसका वैलेंसी 1 होगा, तो सोडियम इज योर करेक्ट आंसर। सोडियम इज योर करेक्ट आंसर। सोडियम आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। तो बेटा एक से एक आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लाए हैं। अगर आप इसको रिवाइज करके जाइएगा एग्जामिनेशन में तो उम्मीद है कि आपको 2 4 5 क्वेश्चन तो ऑलरेडी इसी लेक्चर से बन जाएगा, इसी लेक्चर से बन जाएगा। ऐसा कंटेंट इसमें डाला गया। एक बार मैं और रिपीट करता हूं, जिस बच्चे का, हमारे जो भी बच्चे परीक्षा दे के आ गए हैं वो मैथ्स टू ऑल के लिए प्रिपेयर रहेंगे। मैथ्स टू ऑल और लैंग्वेज ऑफ साइंसेज, लैंग्वेज ऑफ साइंसेज, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी साइंस का, लैंग्वेज का भाषा आपको सिखाएंगे। और प्लस साथ में 12 के बच्चे जितने भी होंगे उन सारे 12 के बच्चे का प्रिपरेशन करवाएंगे लगातार बोर्ड एग्जामिनेशन तक। और एक एक टॉपिक आपको डिटेल वे में आपको समझाया जाएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न से 11th वाले बच्चे को कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो बच्चे इधर से उधर होने की संभावना नहीं है। आप सब लोग हमको कोऑपरेट कीजिए, मैं भी आपको कोऑपरेट करता रहूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन विन्यास आपका 2 8 18 और 7 है। तो तत्व का संयोजकता होगा। तो बेटा लास्ट कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन है, 7 गो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7।
तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 1, वैलेंसी कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 बराबर क्या 1, 7 माइनस 8 बराबर कितना 1, माइनस 1 इट मीन्स क्या 1, क्या वैलेंसी आ गया 1। माइनस का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन लेगा देगा नहीं, ठीक है। तो वैलेंसी कितना हो गया इसका 1 हो गया, संयोजकता कितना हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 5 है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या बेटा 7 होता है, ऑर्बिट में सजाइएगा तो 2 और 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि क्या हो जाएंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको क्लियर हो जाएगा कि वाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो होगा, यानी वाह्यतम का इलेक्ट्रॉन मतलब कहने का मतलब क्या, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें 2 गो कक्षा, एगो पहला वाला एगो बाहर वाला। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 5 गो, और जबकि इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी जब निकालिएगा संयोजकता जब इसका निकालिएगा तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, तो भाई घटा दो, वैसे लेगा इलेक्ट्रॉन तो 8 माइनस 5 बराबर क्या संयोजकता, यानी 8 में से 5 घटा दो, वैसे उल्टा घटाते हैं हम लोग तो क्या 3 आ गया। तो इसका वैलेंसी कितना आ गया, तो 3। पूछ क्या कहा था, नाइट्रोजन अणु में सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितना होगा, तो वैलेंसी 3 होगा। तो ये कितना बॉन्ड बना सकता है, तो 3 बॉन्ड बना सकता है, एक नाइट्रोजन दूसरे से, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन का 5 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 5 में आपका 3 बॉन्ड बना लेगा और एक आपको लोन पेयर रखता है। ये लोन पेयर क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये युग्मित इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा जोड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा युग्म होता है जो रासायनिक बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेता है, रासायनिक बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेता है। उसी को क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अगर भाग भी लेता है तो ये किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं रहता है, ये खुद का अकेला जिम्मेदार है, ठीक है। जब कोई बॉन्ड बनाएगा तो ऐसा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसमें दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इसका खुद का होगा, दूसरे से कोई साझेदारी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा, कहता है कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक था। यानी क्या करता है, वैलेंसी का जो सिद्धांत था, जो वैलेंसी प्रिंसिपल थे, उसको कौन प्रतिपादित किया था, तो कौशल ने किया था। किसने किया था बेटा, कौशल ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन अणु में, इलेक्ट्रॉन अणु नहीं होगा यहाँ पर, ये ब्लंडर मिस्टेक है, न्यूट्रॉन अणु होगा, न्यूट्रॉन अणु होंगे, इलेक्ट्रॉन अणु यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो आपके क्या न्यूट्रॉन अणु में कुल आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, आबंधी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन में नाइट्रोजन में कुल आबंधी इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होगा वो पूछ रहा था। ये एरर है क्वेश्चन में, विस्प्रिंट था, कहे सुधारने के लिए। आप कहता है कि नाइट्रोजन में, किसमें, नाइट्रोजन में कुल आबंधों की संख्या कितना होगा। तो बेटा नाइट्रोजन का कहानी हम आपको बताए हैं, नाइट्रोजन अणु में कुल आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। तो नाइट्रोजन अणु, जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाइएगा तो बेटा क्या आएगा, 2 और 5 आएगा, 2 और 5 आ जाएगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी बताए हैं कि 5 होगा और वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा, तो वैलेंसी आपका 3 हो जाएगा। वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नाइट्रोजन का क्या लेना है, नाइट्रोजन अणु लेना है। तो आप नाइट्रोजन अणु जैसे ही लीजिएगा तो कहानी क्या हो जाएगा वो आपको समझना होगा। नाइट्रोजन अणु जो हो जाएगा वो आप कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु जब लेंगे तो वैद्युत विन्यास आपका ये हो गया। इसके बाद इसका ऑर्बिट, सब ऑर्बिट वाइज लिखिएगा तो 1s2 होगा, 2s2 हो जाएगा और 2p आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2p, p में 3 गो कक्षा होता है, उपकक्षाएं 3 गो होता है, एक आपका px होता है, एक आपका py होता है और एक आपका pz होता है। और तीनों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है वो हम आप लोग को सिखा चुके हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 3 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का संख्या, तो आबंधी इलेक्ट्रॉन संख्या जो आपका आ जाएगा वो आबंधी इलेक्ट्रॉन संख्या कितना आ जाएगा इसका,
तो आबंधी इलेक्ट्रॉन संख्या बेटा आपका इसका 3 आ जाएगा। है ऑप्शन? नहीं है। नहीं है तो ई करके ऑप्शन डाल के लिख दीजिएगा 3। आबंधी इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए थे। अब तो इतना कुछ करने के बाद एक थैंक यू बनता है। ठीक है, तो कैसा कंटेंट जा रहा है बेटा, बहुत लंबे समय से लगातार हम आप लोग को पढ़ाए हैं, तो एक बार और ट्रस्ट कीजिए। इसके बाद भी हमारे जितने भी बच्चे हैं जो बहुत देर से जुड़े, यहाँ कामयाबी न मिली हो तो घबराना नहीं है। मंजिल जो है, बहुत सारे मंजिल जो है वो अब काफ़ी दूर है। ऐसा नहीं कि पॉलिटेक्निक हो जाता तो बहुत कुछ हो जाता, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ और सही इससे बेहतर होगा। तो कोशिश लगातार करना है, प्रयत्न करने में कहीं से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और आगे मैं इसके लिए तत्पर हूँ, मैं आपको सारा कंटेंट डिलीवर करूँगा और करता रहूँगा। तो आप भी मेरे साथ लगे रहिए। लेकिन अभी टाइम है चाय कॉफ़ी का, तो चाय कॉफ़ी पानी आप भी पीजिए, हम पी लेते हैं फिर आते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 288 है, इस तत्व के परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो अभी ये क्वेश्चन आपको बताए थे। तो आपका ये आपका 2, 8 और 8 दिया हुआ है। इट मीन्स क्या कि इसमें जो प्रोटॉन है वो आपको 18 दिए गए हैं, 2 8 10 2 18, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आपको कितना दिया गया, 18 दिया गया। ये 18 18 इट मीन्स कि इसका एटॉमिक नंबर आपको कितना है, 18। ठीक है, इसका मतलब जो एलिमेंट आपको होगा वो आपको क्या होगा, आर्गन होगा, और ये 18 उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, अब इस तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो बेटा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखिएगा 18 इलेक्ट्रॉन है तो 2 8 8 और 8 आ जाएगा, 2 8 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसको ये आपको ऑर्बिट वाइज है, कक्षा वाइज है। ठीक है, ये आपको कक्षा के आधार पर है, यानी ऑर्बिट वाइज आपको लिखा गया है। ठीक है, अब इसको हम सब ऑर्बिट वाइज लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, सब ऑर्बिट वाइज। तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा और 3s2 हो जाएगा। 3s2 और 3p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 18 पुर गया, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18। ये आपको सब ऑर्बिट वाइज है। क्या है, उप कक्षा के आधार पर है। किसके आधार पर है, तो ये आपको उप कक्षा के आधार पर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा तो सब में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि अयुग्मित कितना है, अकेले कहाँ कहाँ है। तो जरा गौर से देखिए, इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। पी में आपको 3 बक्सा होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 भरा हुआ है। एस में आपको कितना, 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, सारा का सारा पेयर है। और इस पी में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो गया, जिसको हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसकी संख्या इसमें कितनी हो गई, 0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना आ गया, 0 आ गया। कैसे कैसे आया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। अब कहता है बेटा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 है। MgCl2 आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का क्या सूत्र होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम का मतलब Mg और फॉस्फेट का मतलब होता है बेटा PO4। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा, तो पहले हम ये देखते हैं कि इसका सूत्र कैसे लिखा गया होगा। तो इसको जैसे लिखा गया होगा उस रूप में इसको तोड़ देते हैं, और उसके बाद उस सब को भी तोड़ के चेक कर लेंगे तो आना ही जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिएगा, आप इसको अगर तोड़िएगा तो ये क्या आएगा, Mg आपका होता है मैग्नीशियम, और ये क्या आ जाएगा, तो Cl होता है क्लोरीन। ठीक है, Mg। अब आपको पता होगा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है, परमाणु संख्या 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 और 2 आ जाएगा, 2 8 10 2 12। तो लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यानी देगा, तो यहाँ पर +2 आ गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा 17 होता है,
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 7 हो जाएगा। तो अंतिम कक्षा में कितना 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही लेगा, ये अपना अष्टक को पूरा करेगा ऑक्टेट नियम को, तो 2 ठो दे देगा और एक किसी से ले लेगा, तो ये तीसरा कक्षा में 8 को इलेक्ट्रॉन पूरा लेगा, आई तीसरा कक्षा को खाली कर देगा, 2 को दे देगा तो दूसरे कक्षा तक रह जाएगा। तो ये आपको हो गया -1। अब इसका इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से हम क्या किए हैं, इसका नाम लिखे हैं। तो ये जो आपका -1 है ये आपको यहाँ आ जाता है और ये आपको कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, और यही ट्रांसफ़र होके आपको किसका 1 आपको यहाँ आ गया और ये आपको यहाँ आ गया, तो ट्रांसफ़र होकर किसका निर्माण कर लिया, MgCl2 का निर्माण कर लिया। अब जरा चलते हैं MgPO4 पर, तो जरा इसका कहानी देखिएगा। ये आपका दिया हुआ है Mg, तो Mg का कहानी आप पहले देख लीजिए तब PO4 का कहानी दिखाएंगे। तो मैग्नीशियम का तो सारा कहानी आपको हम ऊपर डील कर दिए, तो ये 2+ हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, PO4 बचा, क्या बचा, PO4 बचा, तो PO4 का लिखिएगा। तो ऑक्सीजन पर बेटा आप PO4 का यहाँ कहानी देखो, PO4 का, तो फास्फोरस जो होता है फास्फोरस वो 5A ग्रुप का होता है और मैक्सिमम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। तो फास्फोरस पर क्या हो गया, तो इस पर +5 हो गया फास्फोरस पर, और ऑक्सीजन पर क्या होता है, तो -2 होता है एगो ऑक्सीजन पर, तो 4 गो पर क्या हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। एगो ऑक्सीजन पर -2 तो 4 पर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और फास्फोरस का कितना होता है, तो फास्फोरस का बेटा -3 से लेके +5 के बीच में होता है। ये -3 से +5 के बीच में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो मैक्सिमम आपका +5 हुआ, तो यहाँ फास्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन है, तो इस पर +5 है, इस पर -8, तो इस पूरा को मिला दीजिएगा तो आपके पास आ क्या जाएगा, तो -3 आ जाएगा। यानी PO4 पर जो आपका चार्ज आ जाएगा वो आपको -3 आ जाएगा। तो इस पूरे पर आपका क्या आ गया, PO4 पर आपका -3 आ गया। कैसे कैसे निकाले वो मैं एक बार और समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फास्फोरस पर +5, ऑक्सीजन पर -2, एक ऑक्सीजन पर एगो -2, तो 4 ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा, -2 × 4 आपका -8 हो जाएगा। -8 में +5 को जोड़ दीजिएगा तो -3 आ जाएगा। अब हमको क्या लिखना है, तो इसका फॉर्मूला लिखना है। तो इसका फॉर्मूला लिखिएगा, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ये 2 कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। और फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, तो आपका Mg कितना हो जाएगा, तो Mg 3 ठो हो जाएगा, Mg कितना हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, ठीक है। और PO4 कितना हो जाएगा, तो PO4 बेटा आपको 2 ठो हो जाएगा, तो Mg3PO4 होल 2, Mg3PO4 होल 2, यानी B इज द करेक्ट ऑप्शन, B इज द करेक्ट ऑप्शन, Mg3PO4 होल 2। कैसे आया, मैंने आपको एक एक करके सारा चीज़ आपको समझा दिया। तो ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से आ रहा, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सजाना ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन बेटा जैसे इसको समझ रहे हैं ना, एक समय आएगा मैं आपको पढ़ाते हुए नजर आऊँगा, क्या वो मैं बता देता हूँ, बहुत कुछ सिखाएंगे। -2 × -3 इज नॉट इज इक्वल्स टू √6, ऐसे पढ़ाते हुए नजर आएंगे मैं आप लोग को। आपको हम पढ़ाते हुए नजर आएंगे कि 2/3 इज इक्वल्स टू 9/7। आप लोग क्या करते हैं कि ऐसे करके 2 × 7 बराबर 3 × 9, ऐसा नहीं होता है। ये सारे चीज़ हम आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे कहाँ, मैथ्स टू ऑल में बेटा। कहाँ पढ़ाते नजर आएंगे, मैथ्स टू ऑल में, मैथ्स टू ऑल में पढ़ाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है। साम्य अवस्था किसको कहा जाता है, जब रिएक्टेंट्स ना प्रोडक्ट में बदला, प्रोडक्ट ना रिएक्टेंट्स हो, यानी तराजू का डंटी बिल्कुल समान हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट समान होना चाहिए। क्या है भाई, तब 5 किलो सोना तौल के दो, वाह रे वाह, कंफ्यूज हो जाएगा दुकानदार, एक बार देखेगा ये 5 किलो सोना लेने वाला कौन आदमी है। नहीं बेटा, 5 किलो आम तौल के दो, कितना, 5 किलो आम तौल के दो, तो 5 किलो आम, अच्छा 500 तो नहीं लगेगा, 800 टका आपको लगेगा 5 किलो आम का। तो जैसे ही बटखारा चढ़ाएगा तो इधर ध्यान देगा, इधर उधर देखते रहेगा, अरे डंटी तनी कम है, सीधा करो, सीधा करो, ऐसा करो, थोड़ा काट के डालो, थोड़ा काट के डालो,
ऐसे करके तो हम लोग जो इक्विलिब्रियम में स्टेट होता है दोनों तरफ आपके क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो कहता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था में हो उसके लिए कंडीशन क्या हो सकता है बेटा, वो मैं बताता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया का जैसे मान लो कि A+B का केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो C+D बनता है। इसका मतलब क्या कि केमिकल रिएक्शन इधर से इधर की ओर हो रहा है, ठीक है। A+B आपका C+D में बदल रहा है, तो एक समय आएगा पूरा A+B खत्म हो जाएगा और C+D बन जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि C+D आपको किस में बदलना शुरू कर देगा, इसमें। तो आप मान लीजिए कि दोनों का स्पीड ले लीजिए कि A+B जो है आपको V1 स्पीड से, यानी क्या, कंसंट्रेशन यानी मोल पर लीटर या मोल पर सेकेंड, ठीक है। कंसंट्रेशन मोल पर सेकेंड, यानी मान लेते हैं कि इसका यूनिट है वेलोसिटी का यहाँ कि 10 मोल रिएक्टेंट्स पर सेकेंड में किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो इसका स्पीड आपका V1 है और इधर से आ रहा है तो V2 है। अब आपको क्या होगा कि अगर V1 अगर ग्रेटर होगा, ध्यान से समझिएगा मैं जो समझाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आप लोग को। V1 अगर V2 से बड़ा होगा, V1 अगर V2 से बड़ा होगा यानी ये स्पीड ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो बेटा एट लास्ट AB आपको किस में बदलता हुआ नजर आएगा, CD में बदलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया यहाँ कैसा हो जाएगा, तो A+B जो हो जाएगा वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, C+D के बराबर, ऐसा हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ऐसा हो जाएगा कि आपको V2 अगर ग्रेटर देन V1 हो, V2 ज़्यादा हो V1 कम हो, तब क्या हो जाएगा, तो आपका A जो है A+B वो आपको बनने लगेगा किससे, C+D से, ऐसा हो जाएगा। और आपको ऐसा कंडीशन हो जाएगा जब V1 V2 के बराबर हो जाएगा तब आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, ये इधर और ये इधर C+D। दिस स्टेट इज कॉल्ड, कौन सा स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, ना इधर से कोई उधर जाएगा ना उधर से कोई इधर आएगा, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। कैसे, तो मान लो 2 बाल्टी में पानी डाल दो, एक बाल्टी में ज़्यादा है एक बाल्टी में कम है, तो ज़्यादा वाला से कम में आएगा, ठीक है। अब मान लो एक बाल्टी में ज़्यादा है एक बाल्टी में कम है, लेकिन जिसमें कम है उसी में हम गैस का बाहर से प्रेशर डाल दें, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा तब भी उसमें से पानी क्या दूसरे में जाना शुरू कर देगा। तो ये भी एक कहानी होता है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या दोनों में ऊपर नीचे डाल दीजिएगा तो एक समय आएगा कि जब दोनों बाल्टी के पानी का लेवल समान हो जाएगा, दोनों बाल्टी के पानी का लेवल समान हो जाएगा, तो न इस बाल्टी का पानी इसमें जाएगा और न इस बाल्टी का पानी इसमें जाएगा, उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पर AB रिएक्शन कर रहा था, V1 गति से CD बना रहा था और CD V2 गति से AB बना रहा था। हमने क्या किया, इसको ज़्यादा कर दिया इसको कम कर दिया, तो रिएक्शन आपको एट लास्ट किधर मिलेगा, C+D में मिलेगा। V2 को बढ़ा दिए या दोनों को समान कर दिए, यानी अग्रिम स्पीड जो होगा, जो जाने का स्पीड होगा वही अगर आने का स्पीड होता है तो वही सम अवस्था को दर्शाता है। अब चारों ऑप्शन को देखिए, उत्पादों का बनना न्यूनतम होगा, ऐसी कोई बात थोड़ी है, बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं तो न्यूनतम क्या होगा, क्रियात्मक व उत्पादों की समान मात्रा उपस्थित होगी, नहीं नहीं दोनों समान से क्या मतलब है, क्रियात्मक पूर्णतः उत्पादों में परिवर्तन हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, अग्रिम और पश्च अभिक्रिया की दर समान हो जाएगा, यानी आने वाला इधर से इधर जाने वाला और इधर से इधर आने वाला, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या होगा कि दोनों का स्पीड, यानी ये आपका अग्रिम है और ये आपका पश्च है, ये दोनों आपके समान हो जाएंगे, ठीक है। तब जाके इक्विलिब्रियम स्टेट आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, सोडियम क्लोराइड के शुद्धिकरण में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का अशुद्ध सोडियम क्लोराइड केविलियन में प्रवाहित करना निम्नलिखित पर आधारित है। सोडियम क्लोराइड का शुद्धिकरण करना है बेटा। सोडियम क्लोराइड आपका नमक होता है, क्या होता है, नमक होता है, ठीक है। इसको क्या करना है, नमक का प्यूरिफिकेशन करवाना है, नमक को क्या करवाना है, प्यूरिफिकेशन करवाना है, इसका शुद्धिकरण करना है। क्या करना है, तो नमक का प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण आपको करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, करना है। तो कह रहा है कि नमक के शुद्धिकरण में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी HCl गैस का अशुद्ध सोडियम क्लोराइड, HCl गैस का इम्प्योर
का इम्प्योर, ध्यान से देखिएगा मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, इम्प्योर सोडियम क्लोराइड, इसका इम्प्योर क्या, सोडियम क्लोराइड, यानी इसका इम्प्योर सोडियम क्लोराइड के विलयन में प्रवाहित करना। इसका जो इम्प्योर सोडियम क्लोराइड होगा उसके विलयन में NaCl को अगर प्रवाहित करते हैं तो वो किस पर आधारित होता है, वही आपसे पूछ रहा है। तो ये बेटा लो सातेलियर के नियम पर, ऑसवाल्ड का तनुता का नियम पर, सम आयन प्रभाव पर, बिल्कुल सम आयन प्रभाव पर निर्भर करेगा। किस पर करेगा, सम आयन प्रभाव पर करेगा। और कैसे कैसे करेगा वो कहानी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा। उसके बाद आपको लेटेस्ट कंटेंट जो है वो आपको दिए जाएंगे। वो क्या दिया जाएगा, तो वो आपको लेटेस्ट कंटेंट जो है वो आपको दिया जाएगा। अब आप देखिएगा, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है वो देखिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जब जिंक व कॉपर की मिश्र धातु के, जिंक और कॉपर का मिश्र धातु है बेटा, जिंक और कॉपर का मिश्र धातु के 4.5 ग्राम, जिंक और कॉपर के मिश्र धातु के 4.5 ग्राम नमूनों को जलीय हाइड्रोजन क्लोराइड विलयन, यानी जलीय हाइड्रोजन क्लोराइड विलयन के आधिक्य में रखा जाता है, तब जिंक घुल जाती है। जिंक क्या हो जाता है, घुल जाता है। कहता है कि जिंक और कॉपर का मिश्र धातु दिया हुआ है और उसका 4.5 ग्राम का नमूना जो है उसको आपको डाइल्यूट HCl में रख दिया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है कि ज़्यादातर अधिक मात्रा में वो घुल जाता है। ठीक है, आप कहता है कि आधिक्य में रखा जाता है तो जिंक आपका घुल जाता है। कौन घुल जाता है, जिंक घुल जाता है। और जिंक घुल जाता है वह 0.061 ग्राम हाइड्रोजन निकलता है। जिंक जैसे ही घुलता है तो वहाँ से आपको इतना ग्राम क्या निकल जाता है, तो हाइड्रोजन आपको बाहर निकल जाता है। तो कहता है कि मिश्र धातु के द्रव्यमान प्रतिशत संगठन का मान क्या होगा, वही आपको पूछ रहा है। और जिंक का परमाणु भार आपको 65.5 दिया हुआ है। फटाफट दिखाइएगा क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा, आ गया। कितना आया, क्या हो गया, सांप सूंघ गया। देखो बेटा क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत आसान था। अब उतना कैलकुलेशन हम आपको अभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा रहे हैं, तो आपको उतने कैलकुलेशंस जो है वो आपको अभी नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन आपको दिखाए जाएंगे कैलकुलेशंस। ठीक है, वो कैलकुलेशंस आपको क्या दिखाया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, जिंक आपका दिया हुआ है, जिंक आपका कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। कॉपर आपका कितना होता है, 29 होता है एटॉमिक नंबर। अब इसका क्या कहता है कि दोनों का मिश्र धातु है, जिंक और कॉपर को मिला दीजिएगा और उसके कितने लेने हैं, तो 4.5 ग्राम आपको लेना है। और उसका एक्वस हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी आपको एक्वस किस में मिलाना है, एक्वस HCl में आपको मिला दीजिएगा। तो इतना ग्राम हाइड्रोजन आपका निकलता है। तो इसका प्रतिशत संगणन आप निकालिएगा। तो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो आप इसको अभी जो है इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं लिए हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम फिर डिटेल में आपको बताएंगे। तब तक हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस को अभी, और फिर कंसंट्रेशन टर्म के साथ उसको देखेंगे। क्या कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक नमूने में इतना, कितना दिया हुआ, एक नमूने में 2.5 × 10⁻10 अणु है।
कितना अणु दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻10 अणु दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड के, यानी NaCl का एक नमूना है। इसमें आपको अणु का संख्या, इसके मॉलिक्यूल्स का संख्या कितना है तो 2.5 गुने 10⁻10 दिया गया है। कहता है इस नमूने का द्रव्यमान क्या होगा। इस नमूना का जो है वो आपको क्या पूछ रहा है कि मास पूछ रहा है कि इसका मास क्या होगा, वही आपको पूछा जा रहा है। नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि नमूना जो होगा तो इतने आपके मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, इतने क्या दिए गए हैं मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो 1 मोल अगर NaCl लेते हैं, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस है। ठीक है, वो भी छोटा था लेकिन कंसंट्रेशन का कुछ टर्म था वो इलीगल टर्म आ रहा था लेंदी वाला, इसलिए हम उसको ड्रॉप कर दिए हैं। ठीक है, उसको फिर हम आपको किसी लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कहता है 1 मोल NaCl जो आपका दिया गया है, 1 मोल NaCl में कितने अणु होते हैं NaCl के, तो आपको 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और इतने मॉलिक्यूल्स का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, तो Na का 23 और Na क्या कहता है सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड था ना, सोडियम हाइड्रा, हाँ क्या दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड था, NaOH था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, सोडियम क्लोराइड नहीं था। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेंगे, किसका लेंगे NaOH का लेंगे, किसका लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को लेंगे, किसको लेंगे NaOH को ले लेंगे। तो ये NaOH लिखिएगा तो आपका 1 मोल NaOH बराबर कितना, इतना मॉलिक्यूल्स होगा। और इसका मास जब लिखिएगा तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो इसका बेटा 23 हो गया, एक 24 हो गया और 16 हो गया, 24 और 16 कितना हो गया 24 और 34 और 10 40, यानी ये आपका 40 ग्राम हो गया। कितना ग्राम हो गया 40 ग्राम। तो आपको ये पता चला कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो है, इतने मॉलिक्यूल्स के मास कितने हो जाएंगे तो 40 ग्राम हो जाएंगे। इसका मतलब कि एक मॉलिक्यूल्स जो आपका NaCl का होगा उसका मास कितना हो जाएगा तो 40/6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। तो आपको कितने मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं तो 2.5 इंटू 10⁻10 मॉलिक्यूल्स अगर होगा, इतने अणु अगर होंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा, तो उसका मास हो जाएगा बेटा 40 गुने 2.5 आ गुने 10⁻10 आ बट्टा कितना आ जाएगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है तो आपको सॉल्व कर देना है। अब आपको क्या करना है तो इसको सॉल्व कर देना है। आप जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वो लगभग आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सॉल्व कीजिएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेशन इधर। इंटू 2.5 बटा कितना है तो 6.02 ले लेते हैं। ठीक है, और इंटू इसको कीजिएगा तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 10 था, 23 ऊपर जाएगा तो -13 हो जाएगा। ठीक है, और इसको उड़ा दीजिएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, और इसको उड़ा दीजिएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब ये 1 0 कट ही गया। अब आपको काटना है तो काट दीजिए। आप ऊपर जो आ रहा है सो 1 10 को उधर ले लीजिए तो 40, और इधर लीजिएगा 25 चौका 100 हो गया, 100 1000 बटा आपका 6 हो गया 602 इंटू कितना हो गया आपका 10⁻⁻12 होगा। 1000 को 6 से भाग दीजिएगा तो लगभग 1.66 इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन आपको क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक विलय जिसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता आपको इतना ग्राम है, तुल्यांक लीटर का पीएच होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन आयन का सांद्रता यानी H+ जो है वो आपको दिया गया है 0.005 दिया हुआ है। H+ 0.005 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है क्या इसका पीएच का मान। तो इसके पीएच का जो मान आ जाएगा वो आपको क्या आ जाएगा तो माइनस लॉग क्या, माइनस लॉग H+ यानी क्या H+ आपका हो गया कितना तो माइनस लॉग क्या आ जाएगा, फटाफट लिखिएगा इसका। H+ आपको कंसंट्रेशन दिया गया है क्या आया,
माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग क्या हो जाएगा एच प्लस, यही ना पी एच का मान। तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग एच प्लस बराबर क्या हो जाएगा 0.005 हो जाएगा। अब बेटा आपको इसको सॉल्व कर देना है, तो माइनस लॉग आई लिखेंगे 5 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो लॉग ए गुने बी लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको माइनस लॉग 5 और उसके बाद प्लस, और यहाँ क्या माइनस था तो माइनस हो गया, और उसके बाद क्या लॉग आपको 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो माइनस लॉग 5 आ गया, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 इधर आएगा, माइनस माइनस +3 आ जाएगा। और लॉग 5 का वैल्यू कितना दिया है 0.699 दिया है और 3 दिया हुआ है। अब इसको जोड़ घटाव कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 2.301 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.301 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार आपका बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन लेक्चर जो था केमिस्ट्री का वो आपको लास्ट कर गया। कैसा लगा या आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस लेक्चर को देखना नहीं भूलिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। तो आप लोग अब क्या कीजिएगा, इसका प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आपको आपके अग्रिम परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।